हेलो नमस्कार, वेलकम टू इंडिकेट लर्निंग। तो फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन में हमारा आज का टॉपिक, जो कि टेक्निकली एक टॉपिक लेकिन हमारी क्लास 11th है, तो इसमें हमें पढ़ना है जी एंशिएंट इंडियन एजुकेशनल थॉट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेटाफिजिक्स। देखो, अगर सिलेबस के हिसाब से बिल्कुल पर्टिकुलरली चलूँ तो मेटाफिजिक्स में दो ही चीज़ें आती हैं कि अच्छा सांख्य फिलोसफी दे रखा है तो मेटाफिजिक्स में ड्यूअलिस्टिक फिलोसफी है, और वेदांता फिलोसफी में यूजुअली हम ब्रह्मा को ही अल्टीमेट रियलिटी मानते हैं। ठीक है, तो ये दो लाइन में ही आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा अगर सिर्फ आप मेटाफिजिक्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करोगे तो। दूसरा, अगर आप नॉलेज एक्वायरिंग के कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ यहाँ बात करोगे न्याय और योग फिलोसफी की, सो नॉलेज कैसे एक्वायर की जा सकती है, तो ये 4 वैलिड सोर्सेज की बात करते हैं, जिनके बारे में हम डिटेल में बाद में भी डिस्कस करेंगे। ओके, सो टेक्निकली ये जो आपको सिलेबस दिख रहा है, इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिकली आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सो वो चीजें मैं आपको करवा देती हूँ। ओके, अदरवाइज ये फिलोसफीज अगर आप करने चलोगे तो बहुत डीपर लेवल पे भी होती हैं, प्लस अगर आप सिलेबस के हिसाब से देखोगे तो बिल्कुल बहुत सिमट जाएंगी चीजें अगर हम सिर्फ कॉन्टेक्स्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेटाफिजिक्स और इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्वायरिंग द नॉलेज देखेंगे, यानी एपिस्टेमोलॉजी देखेंगे। ठीक है, सो ये वर्ड्स हम ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में कर चुके हैं। क्या कौन से वर्ड्स? मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी, तो ये ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। वैल्यू फॉर्मेशन में इन्होंने बुद्धिज्म, जैनिज्म, भगवत गीता और इस्लामिक ट्रेडिशन की बात की है, तो इन सबको आज हम कवर कर लेंगे इसी क्लास में। ओके, सामख्य भी लिखा मिल सकता है, कई जगह सांख्य फिलोसफी भी लिखा मिल सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है जी। यूजुअली जब हम स्कूल्स ऑफ फिलोसफीज की बात करते हैं तो वेस्टर्न फिलोसफी, इंडियन फिलोसफीज आ जाती हैं। वेस्टर्न में हमारे सिलेबस में जो था प्रैग्मेटिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, रियलिज्म, ये हमने कर लिया था। उसके अलावा मैंने बाकियों के बारे में भी आपको लास्ट क्लास में बता दिया था मोटे तौर पे। ओके, अब हम इंडियन फिलोसफीज की बात करते हैं, तो भले ही आपके सिलेबस में 4 ही फिलोसफीज इन्होंने दे रखी है, सांख्य और योग, और यहाँ से फिर बुद्धिज्म, जैनिज्म, और उसके अलावा क्या दे रखा था? वेदांता और न्याय, है ना, वेदांता और न्याय। ठीक है, बट हम इन सभी को थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे, इनसे इंपॉर्टेंट चीजें कवर करेंगे। तो इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी की बात करते ही दो स्कूल्स आ जाते हैं। अरे बिलीव, डू नॉट बिलीव, ये मैं स्लाइड चेंज करना भूल गई हूँ। डू नॉट बिलीव इन द अथॉरिटी ऑफ वेदास, तो ये होंगे नास्तिक स्कूल्स, और जो बिलीव करते हैं वेदास की अथॉरिटी में वो होंगे आस्तिक स्कूल्स। ओके, आस्तिक स्कूल्स में हम इन स्कूल्स को पढ़ते हैं: न्याय फिलोसफी, वैशिष्ट फिलोसफी, देन आपका ये सांख्य फिलोसफी या सामख्य फिलोसफी बोल देते हैं, योग फिलोसफी, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। यूजुअली उत्तर मीमांसा ही ज्यादा देखने को मिलता है। ओके, नास्तिक स्कूल्स में हम यूजुअली 3 स्कूल्स पढ़ते हैं: चरक फिलोसफी, जैन फिलोसफी और बुद्धिस्ट फिलोसफी। तो इनके बारे में मोटी मोटी चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। न्याय फिलोसफी का मतलब क्या है? पहले तो न्याय फिलोसफी का मतलब है करेक्ट थिंकिंग। ठीक है, न्याय, जस्टिस। ठीक है, तो न्याय थिंक मतलब करेक्ट थिंकिंग विद प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स एंड वैलिड रीजनिंग। तो जब आप प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स के साथ वैलिड रीजनिंग दे रहे हो, सोच के कोई चीज कर रहे हो, तो वो चीज न्याय फिलोसफी में आएगी। न्याय का मतलब ये होता है टेक्निकली। न्याय स्कूल जो है ये फिलोसफी किसने दी? सेज गौतमा ने। ये गौतम जो है वो डिफरेंट है गौतम बुद्ध से, जिन्होंने बुद्धिज्म दिया है। ओके, अक्षपद भी इसको बोला जाता है। ओके, न्याय फिलोसफी जो है इज नोन एज तर्क शास्त्र भी बोलते हैं, प्रमाण शास्त्र भी बोलते हैं, हेतु विद्या, वाद विद्या, और अनिविष्की भी बोलते हैं, यानी साइंस ऑफ क्रिटिकल स्टडी। तो यहाँ साइंस ऑफ डिबेट, साइंस ऑफ कॉजेज, साइंस ऑफ लॉजिक एंड एपिस्टेमोलॉजी, साइंस ऑफ रीजनिंग, तो ये सारे नाम न्याय फिलोसफी के ही हैं। ओके, 2 टाइप की वैलिड नॉलेज की बात करते हैं। वैलिड मतलब इट्स लाइक 2 टाइप की नॉलेज, वैलिड और इनवैलिड। वैलिड में कौन से आते हैं? वैलिड में ये 4 आते हैं, 1 2 3 4 ना, हाँ ठीक है। परसेप्शन, इन्फरेंस, वर्बल टेस्टिमनी और कंपैरिजन। ठीक है, तो ये प्रमाणास जो हम यूजुअली पढ़ते हैं उसमें परसेप्शन यानी देख के, यानी बोलते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, तो परसेप्शन मतलब प्रत्यक्ष, यानी सेंस ऑर्गन्स के थ्रू आपने वो चीज फील की, आपने कोई चीज देखी है, कोई टच करके फील किया, आपने किसी की स्मेल लेके देखी, सो दैट इज परसेप्शन। वो नॉलेज आपको प्रत्यक्ष से मिली है। अब कोई चीज आपने देखी, उसके बेसिस पे आपने कुछ अनुमान लगाया, दैट इज इन्फरेंस।
ओके तो वो अनुमान में आ जाएगा। वर्बल टेस्टिमनी यानी ब्रह्मा के शब्द होना, कि भाई आप किसी इंसान पे बहुत भरोसा करते हो ना कि उसने अगर बोल दिया तो आपको एविडेंस की जरूरत नहीं है, वर्बल टेस्टिमनी ही बहुत है कि उसने बोल दिया, दैट्स इट। ठीक है, सो वो वर्बल टेस्टिमनी में जाएगा। कंपैरिजन, जब आपको कोई नॉलेज है और आप कंपेयर करते हो, क्योंकि जिन बच्चों ने जो जेकेपीएससी का दे रहे हैं उन्होंने नेट तो क्लियर किया ही होगा, नेट या जो भी आप लोगों की एलिजिबिलिटी है। सो पॉइंट ये है कि हमने ऑलरेडी पेपर 1 जब हम देते हैं तो उस टाइम पे हम पढ़ते हैं ये चीज। सो कंपैरिजन उपमान में एक बहुत बेसिक एग्जांपल आता है, जैसे आपने काऊ देख रखी थी, बट जब आप जंगल में गए और वहां पे एक और आपको काऊ जैसा ही कुछ नजर आया तो आपने उसको क्या सोचा कि वही सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बट ये वाइल्ड है तो वाइल्ड काऊ जो है उसको बोल दिया, और वो कंपैरिजन के थ्रू आपने पता कर लिया कि अच्छा ये वाइल्ड काऊ हो सकती है। ओके सो वो दैट इज कंपैरिजन, उपमान जिसको बोलते हैं। ओके तो ये क्या हो गया जी, ये प्रत्यक्ष हो गया, ये अपना इन्फरेंस अनुमान हो गया, ये वर्बल टेस्टिमनी शब्द हो गया, और ये कंपैरिजन यानी उपमान हो गया। ओके इनवैलिड नॉलेज की जो हम बात करते हैं तो यूजुअली ये इनवैलिड नॉलेज में मेमोरी, डाउट, एरर, तर्क, इन चीजों को लेते हैं। ये तर्क को क्यों लेते हैं वो मुझे भी, मतलब किस सेंस में ये तर्क बोला जाता है पता नहीं, बट ये जो अपना इग्नू का मटेरियल है उसमें क्लियरली ये तर्क मेंशन है, और ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है कि आप किस किस को जो है इनवैलिड सोर्स में मानोगे। तो इनवैलिड नॉलेज जो है उसमें मेमोरी, डाउट, एरर और तर्क जो है हम लेके चलते हैं। ओके देन है जी सेल्फ और लिबरेशन की बात करेंगे तो इनन्यूमरेबल सेल्फ जो है वो एग्जिस्ट करते हैं सिंस द सेल्फ पोजेस कॉन्शियसनेस। तो इसमें इट इज ड्राइव्ड बाय लॉ ऑफ कर्मा। तो लॉ ऑफ कर्मा जो है वो यहाँ पे भी वर्क करेगा, यहाँ पे भी मैटर करता है। सफरिंग और पेन जो है वो ऑब्वियस फिनोमिना है कि आप संसार में आए हो तो सफरिंग और पेन तो होगा ही, उससे छुटकारा पाने के लिए आप लिबरेशन की तरफ आगे बढ़ते हो। लिबरेशन कब होगा, जब आपका जो कार्मिक चेन है, कार्मिक इन्फ्लेक्स है, उसका सेसेशन होगा। ठीक है, तो वो चीज है कि आपकी जब डिटैच कर जाओगे बॉडी और सेंस ऑर्गन, जहां पे सेल्फ जो है वो डिटैच हो गए, वो सो कॉल्ड आत्मा डिटैच हो गई है चीजों से, आप मोह माया से दूर हो गए हो, तो दैट इज लिबरेशन। ओके गॉड को ही क्या बोलते हैं, एक ही है, इनफाइनाइट है, इटर्नल है, हर जगह प्रेजेंट है, क्रिएटर है, सस्टेनर है, वही डिस्ट्रॉयर है, यानी वही क्रिएट कर रहा है, वही सस्टेन करके रखेगा और वही डिस्ट्रॉय कर देगा आपको। ठीक है, वर्ल्ड जो है वो 4 इटर्नल एटम से मिलके बना है। ठीक है, तो ये 4 मटेरियल कोज हो सकते हैं, स्पेस, टाइम, माइंड एंड सोल। ओके सो गॉड एज द फर्स्ट एफिशिएंट कोज, क्योंकि गॉड ने ही सब कुछ किया है, वो क्रिएटर हैं, तो उनको वो कैसे होंगे, तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से देखिए तो ये 6 परफेक्शंस जो है वो उनमें नजर आएंगी। इनफाइनाइट ग्लोरी आपको दिखेगी, एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी दिखेगी, अनक्वालिफाइड वर्च्यू होगा, सुप्रीम ब्यूटी, परफेक्ट नॉलेज और कंप्लीट डिटैचमेंट। ये कैरेक्टरिस्टिक आपको, इट्स लाइक हमें पता नहीं है गॉड कौन है, क्या है, देखा नहीं है, लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक जब होंगी तो उसको हम गॉड बोल रहे हैं कि अच्छा जो गॉड होगा वो परफेक्ट होगा हर सेंस में, परफेक्ट नॉलेज होगी, कंप्लीटली डिटैच होगी, क्योंकि डिटैचमेंट से ही हम कार्मिक इसको लिबरेशन को कनेक्ट कर रहे हैं, राइट। सो ओवरऑल ये क्वालिटीज आपको गॉड में नजर आएंगी। कोजेशन, थियरी ऑफ कोजेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, कौन सी, असत्कार्यवाद या आरंभवाद। तो ये बोलते हैं कि जो भी इफेक्ट निकल के आया है ना वो एक नई क्रिएशन है, इस थियरी में बिलीव करते हैं ये। ठीक है, असत्कार्यवाद, इसमें हम बहुत एक क्लासिक एग्जांपल लेके चलते हैं, कर्ड का, मिल्क और कर्ड का। ठीक है, तो वो यहाँ पे आपको दिखेगा 2 टाइप की थियरी, एक सांख्य में सत्कार्यवाद और न्याय में असत्कार्यवाद। तो ये बोल रहे हैं जैसे मिल्क होता है ना, तो मिल्क से हमने क्या बनाई, दही बनाई, कर्ड बनाई। तो अब ये जो दही बनी है, अब इसके ना 2 एस्पेक्ट हैं इस सिचुएशन को देखने के। एक एस्पेक्ट ये है कि ये जो दही है ये नई इन्वेंशन है, नई चीज बन के निकली है। ठीक है, एक है कि ये दूध में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी और अब चूंकि ये बन चुकी है। ठीक है, तो ये कोई नई चीज नहीं है। ओके तो कोई नई चीज, नई बिगनिंग नहीं है। जब नई बिगनिंग मान रहे हैं तो वो है आरंभवाद, यानी कोई नई बिगनिंग है। असत्कार्यवाद इसको बोलते हैं, यानी कि जो इफेक्ट है, ये कर्ड क्या है, ये इफेक्ट है, इसका कारण क्या है, एक सेकेंड, इसका कारण है ये, यानी ये कॉज है। सो इफेक्ट जो है वो कॉज में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, कि ये नई चीज बनाई है,
कोज में एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये चीज क्या है, ये न्याय फिलोसफी, न्याय थियोरी मानती है असत कार्यवाद की, थियोरी ऑफ कॉजेशन। और सांख्य में हम इसका उल्टा लेके चलते हैं। सांख्य बोलते हैं कि हर ये परिणाम है, यानी दही जो है वो दूध का परिणाम है, वो दूध में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी। भले ही आपने दही बनाई या ना बनाई, बट दूध में दही एग्जिस्ट करती थी, दूध से ही दही बन सकती है। अगर ये एग्जिस्ट ना करती होती तो आप तेल से भी दही बना लो, बट तेल से तो क्या, तेल या जो आपके ऑयल सीड्स हैं उनसे तो तेल निकलेगा ना, तो वो दही नहीं बन सकती ना। तो पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि जो कॉज है वो ऑलरेडी जो इफेक्ट है वो कॉज में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, इतनी सी बात है। अगर हम मान रहे हैं कि इफेक्ट जो है वो कॉज में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, दैट इज आपका एग्जिस्ट करता है, तो वो सांख्य है। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो न्याय है। ठीक है जी। तो अगर वो एग्जिस्ट करता है तो वो परिणाम है, अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो नई चीज की शुरुआत है, आरंभवाद है। ओके डन, इतना सा आपको पता होना चाहिए। जो वैशिष्ट फिलोसफी है वो भी असत कार्यवाद की ही फिलोसफी में बिलीव करती है। ठीक है, तो ये हो गया अपना न्याय फिलोसफी। न्याय फिलोसफी में हमने अभी क्या बताया को, वो हमने बता दिया कि चार वो जो आपकी, क्योंकि सिलेबस में तो सिर्फ इतना ही मेंशन है ना कि एपिस्टेमोलॉजी बताओ उसकी, सो वो वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, ये चार को मानते हैं, वो हमने ऑलरेडी बता दिया। देन है जी वैशिष्ट फिलोसफी। कन्नड़ जो है वो फाउंडर, बट अकॉर्डिंग टू सम इनके फाउंडर उलुक हैं, तो कई बार उलुक फिलोसफी भी इसको बोला जाता है। विशेष टर्म से ये आई है, यानी पर्टिकुलर। सो विशेषिक फिलोसफी या विशेष का, वैशिष्ट का, जो भी आप प्रोनाउंस करें। इस सिस्टम में 7 कैटेगरीज, 7 पदार्थ आपको देखने को मिलेंगे। कन्नड़ जो फाउंडर है उन्होंने 6 कैटेगरीज की बात की थी, उसके बाद जो 7वीं कैटेगरी है अभाव की, कमी की, वो जो है वो बाद में ऐड हुई है धीरे धीरे करके। इसकी मेटाफिजिक्स की बात करें तो प्लूरलिस्टिक मेटाफिजिक्स है, बिकॉज इट क्लेम्स दैट वेराइटी, डाइवर्सिटी, ये आपकी प्लूरैलिटी, ये एसेंस है रियलिटी के। तो बहुत सारी रियलिटीज हो सकती हैं। 2 ही प्रमाण आज वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज को ये मानते हैं, परसेप्शन और आपका इन्फरेंस। ये वो 7 कैटेगरीज हैं। सब्सटेंस, द्रव्य, उसमें कौन से 9 सब्सटेंस हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, इनको हम पंचभूतास बोलते हैं। और उसमें टाइम, स्पेस, सेल्फ और माइंड ऐड कर दिया तो ये टोटल 9 सब्सटेंस हो गए। क्वालिटी या गुणों की बात करते हैं तो हम यूजुअली 24 क्वालिटीज की बात करते हैं, आपको सारी रटने की जरूरत नहीं है। एक्शन या कर्म की बात करते हैं तो 5 तरीके के एक्शंस की बात करते हैं, अपवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन और गमन, लोकोमोशन। ठीक है। देन है जनरली या सामान्य, ये 4th इनकी कैटेगरी है, जिसमें 3 व्यू आपको देखने को मिलेंगे, एक नॉमिनलिज्म, एक कॉन्सेप्चुअलिज्म और एक रियलिज्म। देन 5th है पर्टिकुलैरिटी, यानी विशेष की बात कर रहे हैं। 6th में इनहेरेंस, समवाय की बात कर रहे हैं। और 7th में हम नॉन एग्जिस्टेंस यानी अभाव की बात कर रहे हैं। 2 तरीके के अभाव यूजुअली देखने को मिलते हैं, सामस्रग्र अभाव और आपका ये अन्योन्य भाव। ओके, अन्योन्य भाव के फर्दर और आप टाइप्स भी देख पाओगे। अच्छा नहीं, इसके हैं ये सारे के सारे, ये है म्यूचुअल को नॉन एग्जिस्टेंस, यानी दोनों चीज। इसका एग्जाम्पल एक बहुत क्लासिक है जो आ जाता है, पॉट इज नॉट अ क्लॉथ, पॉट इज नॉट अ क्लॉथ। ये एग्जाम्पल आप जो है किसका लगा के चलोगे, इसका म्यूचुअल नॉन एग्जिस्टेंस का, यानी ना क्लॉथ पोर्ट है ना पोर्ट क्लॉथ है, दोनों ही म्यूचुअली नॉन एग्जिस्टेंस में है। ठीक है। देन ये संस्कार भाव जो है आप देखोगे तो प्राग भाव, धनस भाव और आपका ये अत्यंत भाव। तो इसमें आप ये आपका ये यहां से ज्यादा बेटर याद रख पाओगे, एंटीसीडेंट नॉन एग्जिस्टेंस, सब्सिक्वेंट नॉन एग्जिस्टेंस और एब्सोल्यूट नॉन एग्जिस्टेंस। ओके, असत कार्यवाद की थियरी को ये मानते हैं कि जो इफेक्ट है डजंट एग्जिस्ट इन मटेरियल कोज, कोई नई चीज बन रही है, गॉड को ही ये सब कुछ मान रहे हैं, वही सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बॉन्डेज और लिबरेशन पे ये क्या बोलते हैं, बॉन्डेज इग्नोरेंस की वजह से होती है और लिबरेशन नॉलेज की वजह से। तो एक लिबरेटेड सोल जो है वो नॉलेजेबल होगी और वो जितनी भी सफरिंग्स है, इंजॉयमेंट है, सब चीजों से क्या होगी, मोह माया से, या जो आपके मोह माया के साथ साथ जो दुख है उनसे फ्री होगी। ठीक है। सो वो प्योर आपको नजर आएगी, और इग्नोरेंस की वजह से आप बंधनों में बंधते हो तो वो चीज नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली आप लिबरेटेड फील करोगे।
ओके देन है जी सांख्य फिलोसफी, ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ फिलोसफी जो है इसको बोला जाता है। सांख्य सूत्र कपिल ने लिखा है, तो कपिल मुनि के नाम से भी इसको जाना जाता है, इसीलिए इसको सांख्य फिलोसफी बोला जाता है। ठीक है, सांख्य करिका जो है वो ईश्वर, इन्होंने लिखी है ईश्वर कृष्णन ने, तो सांख्य करिका भी इसी फिलोसफी से रिलेटेड है। गीता के अकॉर्डिंग आप देखोगे ये क्वेश्चन आया हुआ है कि किसके अकॉर्डिंग जो है सांख्य और योग फिलोसफी एक दूसरे का थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, तो गीता के अकॉर्डिंग है ये। ठीक है, भगवत गीता के अकॉर्डिंग। तो किसको, सांख्य फिलोसफी को थ्योरेटिकल एस्पेक्ट बोला है और योग फिलोसफी को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हम बोलते हैं। सांख्य फिलोसफी को ड्यूअलिस्टिक रियलिज्म हम बोलते हैं। ठीक है, तो ड्यूअलिस्टिक में दो रियलिटीज एक तरीके से, तो दो अल्टीमेट रियलिटीज की ये बात करते हैं, पुरुष और प्रकृति की। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि आपके सिलेबस में क्या बोला गया है, मेटाफिजिक्स बताओ सांख्य फिलोसफी की, तो मेटाफिजिक्स में ड्यूअलिज्म आ जाएगा, ड्यूअलिस्टिक रियलिज्म आ जाएगा। ओके, देयर आर स्टार्टिंग, दीज आर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ थियरी ऑफ इवोल्यूशन। तो जो आपकी थियरी ऑफ इवोल्यूशन है वो भी सांख्य फिलोसफी ने अच्छे से डिस्क्राइब की है। इसमें हम क्या बात करते हैं, बोलते हैं कि जो इवोल्यूशन है ना, वो एक टेलियोलॉजिकल और पर्पसिव साइक्लिक प्रोसेस है, जिसमें सर्ज और प्रलय चलता रहेगा। यानी एकदम से वो इवोल्यूशन होगा धीरे धीरे करके, फिर एकदम से प्रलय आएगी और सब कुछ डूब जाएगा, और वापस से फिर धीरे धीरे इवोल्यूशन होगा, सर्ज होगा। ओके, सो वो इवोल्यूशन डिसोल्यूशन चलता रहेगा, सर्ज टू प्रलय। पुरुष और प्रकृति की जब हम बात करते हैं, तो पुरुष जो है ना कॉज है ना इफेक्ट है, ये बात आपको याद रखनी है। ओके, इसमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक आप देखोगे तो ये सेल्फ है, सब्जेक्टिव, इनएक्टिव, सेंटर है ये प्योर कॉन्शियसनेस का, एब्सोल्यूट और इंडिपेंडेंट आपको ये नजर आएगा, और बहुत सारे पुरुष हो सकते हैं, ये बात सांख्य फिलोसफी बोलती है। तो इस बात को याद रखना है, बिकॉज योग फिलोसफी बोलती है पुरुष एक ही होता है। ओके, तो वो चीज है। प्रकृति जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी, इटर्नल, अनकॉन्शियस और एक्टिव। प्रकृति जो है वो हर चीज का कारण है। तो क्या कारण है, किसी चीज का कोई रीजन नहीं मिल रहा, तो उसका रीजन क्या है, कॉज क्या है, प्रकृति है, ये बात याद रखो। पुरुष ना कॉज है ना इफेक्ट है, और प्रकृति जो है वो आपका हर चीज का कॉज है। प्रकृति से ही सारी चीजें होंगी। त्रिगुणात्मक इसको हम बोलते हैं, तीन गुण इसमें देखने को मिलते हैं, सत्व गुण, रजस गुण, तमस गुण। जब इनका इक्विलिब्रियम होता है, तीनों गुण इक्वल आपको देखने को मिले, तब जाके जो है बेटर सिचुएशंस आपको नजर आएंगी। ठीक है, तो सोर्स ऑफ ऑल मटेरियल एग्जिस्टेंस इज प्रकृति। अब प्रकृति की जब बात करते हैं, तो हमने बोला सत्व, रजस, तमस, तो इससे रिलेटेड तीन कलर्स हैं, यानी सत्व को हम व्हाइट कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, रजस को रेड से, और तमस को ब्लैक से। ओके, तो आर से रजस, आर से रेड, तमस तो नाम से ही ब्लैक पता चल रहा है, और सत्व मतलब व्हाइट। ठीक है, सो इनकी क्वालिटीज हैं। अब व्हाइट है तो व्हाइट ऑब्वियसली फाइननेस, लाइटनेस, जॉय, अच्छी चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। रजस जो है वो डायनेमिज्म, एक्टिविटी, एक्साइटेशन, पेन, उन चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। और तमस ब्लैक जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट, यानी हैवीनेस, लेजीनेस, ड्राउजीनेस, डार्कनेस, इनर्शिया, उन चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है सत्व, रजस और तमस की, ये आपको पता होनी चाहिए। ओके, अब सत्कार्यवाद की थियरी को ये रिलेट करते हैं, या जिसको हम परिणामवाद भी बोलते हैं, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यानी प्री एग्जिस्टेंस ऑफ इफेक्ट इन द कॉज, की इफेक्ट जो है वो कॉज में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ये इनका मानना है। ओके, तीन सोर्सेज को ये वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज बोलते हैं, परसेप्शन, इन्फरेंस और वर्बल टेस्टिमनी। ओके, अब इसमें तीन वर्ड्स भी आते हैं। प्रमाता उस सब्जेक्ट को बोलेंगे, यानी जो जानना चाहता है, मान लो मुझे किसी चीज के बारे में जानना है, सो आई एम प्रमाता। ठीक है, ऑब्जेक्ट जिसके बारे में मैं जानना चाहती हूं, दैट इज प्रम्या। ओके, और मैं किस तरीके से उसके बारे में जानूंगी, दैट इज प्रमाणा, यानी वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, की कैसे आप उस तक पहुंचोगे। ठीक है जी, ये इवोल्यूशन का पूरा चार्ट है, ये आपको सबने देख रखा होगा नेट की तैयारी करते टाइम भी। 25 मेटाफिजिकल कैटेगरीज हैं ये। पुरुष और प्रकृति से हम शुरू करते हैं। यूजुअली हम बोल तो देते हैं कि पुरुष जो है ना इफेक्ट है ना कोज है, बट हम कई बार ये भी देखते हैं कि इन दोनों से मिलके ही महत यानी फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन निकल के आता है। ओके, सो आप ये मान के चल लो फिर कि प्रकृति से, क्योंकि प्रकृति ही हर चीज का कारण है, तो वहां से जो है महत बना, महत से अहंकार, अहंकार में हम तीन चीजों की बात करेंगे, सत्व अहंकार, रजस अहंकार, तमस अहंकार। सत्व में हम फिर मनस की बात करेंगे, मन की, इंद्रियों की बात करेंगे, यानी जो अपनी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं उनकी बात करेंगे, और आपका जो है ये इंद्रियाज ऑफ एक्शन या कर्म इंद्रियां हैं 5, उनकी भी बात करेंगे। ओके, देन यहाँ रजस अहंकार में फर्दर कोई कैटेगरीज नहीं है। तमस में हम किस किस की बात करते हैं, ग्रोस बॉडीज की बात करते हैं, महाभूतास जिनको बोलते हैं, ये 5, और सटल एसेंसेस या तंत्राज की बात करते हैं, उसमें भी ये 5 इंक्लूडेड रहते हैं।
ओके सो ये ओवरऑल क्या है आपकी, ये इवोल्यूशन का जरिया है कि इवोल्यूशन होगा कैसे। हमने बोला ना सर्ज टू प्रलय, प्रलय टू सर्ज रहेगा, तो सर्ज जो है वो तभी होगा जब प्रलय हो चुकी होगी। सो ये साइक्लिक प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा और उस इवोल्यूशन की ये कैटेगरीज रहेंगी। अब मैंने बोला प्रकृति जो है वो हर चीज का कारण है और पुरुष जो है ना कोज है ना इफेक्ट है। ओके तो ये जो महत है, अहंकार है और 5 सटल एसेंसेस हैं, तो देखो महत, महत प्रकृति से बन रहा है यानी इफेक्ट है, महत से अहंकार बन रहा है यानी ये कारण भी है, कोज भी है। सेम अहंकार जो है वो महत से बन रहा है तो इफेक्ट है, महत से फर्दर ये सत्व अहंकार रजस ये और फर्दर टाइप्स हैं, तो वो किस में आ गया जी आपका, ये कोज एंड इफेक्ट दोनों में आ गया। सेम यहाँ पे ये जो ग्रोस बॉडीज हैं वही होगा ना, निसट, हाँ ये वाला सटल एसेंसेस वाला, ये भी तो महत, अहंकार और सटल एसेंसेस ये किस में आ जाएंगे जी, ये कारण भी है किसी न किसी चीज का और इफेक्ट भी है। ओके और सिर्फ इफेक्ट में कौन कौन से आ जाएंगे, सेंसरी ऑर्गन्स, मोटर ऑर्गन्स, मनस और 5 ग्रोस बॉडीज। ओके सो ये क्वेश्चन नेट में काफी पूछा जाता है, आपके में भी पूछा जा सकता है। ओके देन है जी योग फिलोसफी, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट माना जाता है। सांख्य फिलोसफी का फाउंडर पतंजलि को माना जाता है, उन्होंने पर्टिकुलरली अपने योग सूत्र जो है उसके अंदर ये योग की वेल डिफाइंड मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने डिफाइन किया है। ओके तो योग सूत्रास को ये 4 पदों में या 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है समाधि पद जो कि नेचर और मेथड ऑफ योग के बारे में इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करता है। देन है साधना पद जो सफरिंग्स के कारण बताता है और उन सफरिंग के कारण से कैसे आप निजात पाएंगे वो बताता है। विभूति पद जो है वो आपको सुप्रा नॉर्मल पावर्स कैसे अचीव कर सकते हो आप योग के थ्रू, वो बताता है। और कैवल्य पद जो लास्ट पद है वो बताता है कि किस तरीके से आप लिबरेशन के रास्ते पे जा सकते हो। ठीक है तो वो चीज बताता है नेचर और प्रोसेस ऑफ लिबरेशन। अब जब आप योग डिस्कस कर रहे हो तो अष्टांग योग तो यानी 8 फोल्ड पाथ जो है 8 फोल्ड योग वो तो आपको देखना पड़ेगा। ओके तो वो हम देखेंगे और पतंजलि ने योग सूत्रास लिखे, ये बात ध्यान रखिए। ये है जी 8 फोल्ड। पहला है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, अरे कहाँ गया, अच्छा ये रहा प्रत्याहार, ये जिसको टर्निंग इनवर्ड भी बोलते हैं, धरना, ध्यान और समाधि। तो ये 8 के 8 आपको इसी सीक्वेंस में याद होने चाहिए। यम मतलब आप अपने माइंड, बॉडी और स्पीच पे कंट्रोल करना चाह रहे हो, वो किस तरीके से होगा, तो यम में 5 यम है। अहिंसा यानी नॉन वायलेंस हो, आप हमेशा सच बोलने, चोरी नहीं करनी है, सेलिब्रेट रहना है और नॉन पोजेशन होना चाहिए कि आप कोई पोजेस ना करो जो लग्जरियस चीजें हैं उनको। ओके सो ये यम में आ गया। देन है नियम में कि आप कैसे रहोगे, कैसे अच्छा कंडक्ट करने के जो रूल्स हैं उनकी बात की गई है। तो शौच यानी क्लीनलीनेस रखोगे, संतोष, कंटेंट होने चाहिए आप, पावर ऑफ टॉलरेंस, तप होना चाहिए आपने, स्वाध्याय आप पढ़ें यानी स्टडी, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स की बात हो रही है, ईश्वर परिनिधान यानी कि भगवान को भी याद करें। तो ये नियम है, ये कंडक्ट, अच्छा कंडक्ट, गुड कंडक्ट के रूल्स हैं एक तरीके से। ओके तो 5 यम और 5 नियम भी आपको याद हो और उसके साथ साथ ये जो अष्टांग योग में 8 फोल्ड पाथ है इसको भी आपको अच्छे से पता हो सीक्वेंस में। देन है प्राणायाम। प्राणायाम में हम किसकी बात करते हैं जी, हम कंट्रोल ऑफ ब्रेथ की बात करते हैं। तो प्राणायाम में 3 स्टेप होते हैं, पूरक, कुंभक, रेखा। यानी कि ये आपका पूरक में आप जब ब्रेथ को अंदर लेते हो, इनहेल करते हो, तो जितनी सेकेंड में आपने इनहेल किया है उससे एटलीस्ट हाफ सेकेंड तक आप रोक के रखोगे कि मैंने बहुत धीरे धीरे करके 5 सेकेंड में अंदर लिया, तो मैं 2-2.5 सेकेंड तक, 3 सेकेंड तक उसको रोक के रखूं और फिर 5 से वापस से उतना ही टाइम लेते हुए उसको क्या करूं, एक्सेल करूं। ओके तो ये 3 स्टेप है। प्रत्याहार में आप क्या करना चाह रहे हो, कंट्रोलिंग पैशन फॉर ऑब्जेक्ट्स यानी टर्निंग इनवर्ड भी इसको बोलते हैं। धरना में आप क्या करना चाह रहे हो, माइंड को एक ऑब्जेक्ट पे फिक्स कर रहे हो। मेडिटेशन में जो इनिशियल करते हो आप, शुरुआत में जब मेडिटेशन करते हो तो किसी ऑब्जेक्ट पे फिक्स करते हो कि सामने वो ऑब्जेक्ट, उसको देखते रहे ऐसे वाला। ध्यान में फिर इसका क्या हो जाएगा जी, एक स्टेप अहेड हो जाएगा जिसमें आप सक्सेसफुली लंबे टाइम तक एक ऑब्जेक्ट पे कंसंट्रेट कर पा रहे हो। और समाधि में क्या हो जाएगा, आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ये अल्टीमेट स्टेज हो जाएगी जहां पे क्या हो रहा है, आप जो है सारी मतलब होता है ना कि आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, आप वैसे ही ध्यान में हो, आपके कोई और थॉट्स नहीं आ रही हैं। ओके
देन योग फिलोसफी की बात करेंगे तो 5 कलेश, क्योंकि हम ये बोलते हैं कि ह्यूमन सफरिंग किस वजह से होती है, मॉडिफिकेशंस ऑफ चित्त की वजह से होती है, जिसको हम कलेश भी बोलते हैं। तो 5 कलेश की बात कर रहे हैं ये, जैसे हमने बोला था ना इग्नोरेंस की वजह से ये सब हो रहा है, तो इग्नोरेंस, ईगोइज्म, अटैचमेंट, गुस्सा, एवर्जन, या लाइफ और लाइफ से चिपके रहना, क्लिंगिंगनेस फॉर लॉन्ग लाइफ, और फियर ऑफ डेथ। सो ये क्या है, ये सफरिंग के कारण है एक तरीके से, ये कलेश है एक तरीके से, इन वजह से सारी चीजें गड़बड़ाती हैं। सो ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद रहनी चाहिए। ओके, देन बद्रियाना की भी बात होती है जब हम वेदांता की बात करते हैं, तो वेदांता फिलोसफी में अगर हम आ गए तो बद्रियाना ने सिस्टमैटिक तरीके से वेदांता सूत्र बनाए। वेदांता सूत्र या ब्रह्म सूत्र भी बोलते हैं, कई बार इसको सारारिका सूत्र भी बोला जाता है। ये वेदांता स्कूल्स हैं, 6 स्कूल्स यूजुअली हम देखते हैं, किसने दिए या फाउंडर कौन है वो भी आपको याद रहना चाहिए। यूजुअली जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स और चीजें पढ़ते हैं वो हम अद्वैत वेदांता की पढ़ते हैं, जो कि आदि शंकराचार्य ने दिया है। ओके, क्या क्या है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये प्रस्थन्नत्रायी, इसको एक्सेप्ट करते हैं, ये बात याद रखो। यानी ये बोलते हैं कि जो उपनिषद में लिखा है, जो भगवत गीता में लिखा है, जो ब्रह्म सूत्र में लिखा है, जो इन 3 चीजों में लिखा है वही अल्टीमेट रियलिटी, वही चीजें सही हैं। ओके, तो ये इन 3 चीजों को बहुत मानते हैं और इन तीनों चीजों को प्रस्थन्नत्रायी करके इकट्ठा इन तीनों को हम बोलते हैं। ठीक है, मेटाफिजिक्स क्या है कि रियलिटी एक ही है, एकम सत्य की ये बात करते हैं, ब्रह्मा ही अल्टीमेट रियलिटी है, वर्ल्ड रियल नहीं है, ये सारा का सारा वर्ल्ड जो है वो माया है। 2 कैटेगरीज है नॉलेज की, पराविद्या और अपराविद्या, यानी स्पिरिचुअल नॉलेज और वर्ल्डली नॉलेज। नॉलेज को आप कैसे अचीव कर सकते हो, दैट इज सुन के, चिंतन करके, निधि ध्यासना करके, यानी प्रैक्टिस करके, तो ये यूजुअली इस तरीके से एक्वायर की जा सकती है नॉलेज। ओके, देन है साधना चतुष्टया, 4 चीजों की ये बात करते हैं, एक है डिस्क्रिमिनेशन, दूसरा है नॉन अटैचमेंट हो, फिर 6 वर्च्यूज और आपका लॉन्गिंग। तो ये 4 चीजें तो एटलीस्ट पता हो, ये 6 वर्च्यूज भी ध्यान रह जाए तो वेल एंड गुड। ओके, ये जितने भी सोर्स ऑफ नॉलेज हैं 6 के 6, उन सबको, यानी 6 के 6 जो प्रमाणाज हैं उनको ये वैलिडेट करते हैं, उनको ये वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज बोलते हैं। ओके, एक्नॉलेजेस 2 फॉर्म ऑफ ब्रह्मा, निराकार विद निर्गुण और साकार विद सगुण, तो ये 2 फॉर्म ऑफ ब्रह्मा को ये मानते हैं। ओके, वेदांत फिलोसफी में पंचकोश का कॉन्सेप्ट भी आता है, जिससे अक्सर क्वेश्चन आता है। ये कौन सी उपनिषद में है, तैत्तिरीय उपनिषद के अकॉर्डिंग पंचकोश का कॉन्सेप्ट वेदांत फिलोसफी में माना जाता है। 5 लेयर की हम बात करते हैं। सबसे अंदर जो है वो अपना आत्मा या मन होगा, उस मन को, मन है ये, MANN लिख लो, चलो मन है, अब उसकी लेयरिंग होगी। सबसे अंदर वाली लेयर आनंद माया कोश, फिर विज्ञान माया कोश, फिर मनोमाया कोश, फिर प्राण माया कोश और फिर अन्न माया कोश। आप इसको उल्टा भी याद रख सकते हो, सबसे बाहरी लेयर अन्न माया, अंदर प्राण माया, देन मनोमाया, विज्ञान माया और आपका ये आनंद माया। ठीक है, इसी को फिजिकल बॉडी, एनर्जी बॉडी, मेंटल बॉडी, विजडम बॉडी, ब्लिस बॉडी भी बोलते हैं। इनके जो एलिमेंट्स हैं वो मैंने सामने लिख दिया। एलिमेंट्स एक ही बार पूछे गए बट पूछे जा सकते हैं, तो आपको याद हो। ओके, देन है जी बुद्धिस्ट फिलोसफी, हमें सिर्फ वैल्यू फॉर्मेशन के लिए पूछा गया है, बट वैल्यूज के अलावा भी थोड़ी बहुत चीजें हमें पता हो। बुद्धिस्ट टेक्स्ट को अगुलतरा निकाया बोलते हैं। त्रिपिटकास में इनको डिवाइड किया गया 3 पार्ट्स में, सूत पिटका, विनय पिटका और आपका अभिधाम पिटका। सूत पिटका में जितने भी उपनिषद उपदेश जो बुद्धा ने दिए हैं वो इंक्लूडेड हैं, उनकी टीचिंग्स इंक्लूडेड हैं। विनय पिटका में सारे के सारे रूल्स, कैसे रहना है मॉन्क्स नन्स को एंड ऑल, वो सारा विनय पिटका में है। और अभिधाम पिटका में डिटेल्ड बुद्धिस्ट फिलोसफी आपको नजर आ जाएगी। ओके, बुद्धिज्म जब वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है कास्ट और जेंडर के बेसिस पे, जब उसने एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है। 2 मेजर रिचुअल्स हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, एक है पबजा और एक है उपसंपदा। ये दोनों चीजें मेजरली हम बुद्धिस्ट स्कूल्स में भी पढ़ेंगे, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जो आपके सिलेबस में वैदिक स्कूल, बुद्धिस्ट स्कूल और आपका मिडिवल पीरियड। तो ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अलग क्लास में इनको रखा गया है। ओके, तो पबजा क्या है, 8 साल की उम्र में एक इनिशिएशन सेरेमनी होती है, जैसे वैदिक स्कूल्स में उपनयन सेरेमनी होती है, वैसे यहाँ ये पबजा होती है। उपसंपदा क्या है, जब आप पोस्ट एजुकेशन के बाद आपका परमानेंट मेंबरशिप चाह रहे हो संघ की बुद्धिस्ट एजुकेशन में, तो उस रिचुअल को हम क्या बोलते हैं, उपसंपदा बोलते हैं।
ये वैल्यूज आ जाएंगे एक तरीके से। जब हम 4 नोबल ट्रूथ और 8 फोल्ड पाथ की बात करते हैं ना, तो वो एक तरीके से वैल्यूज, जो 8 फोल्ड पाथ है उनको आप वैल्यूज में ही मान के चल सकते हो। ओके, सो 4 फोल्ड ये नोबल ट्रूथ कौन से हैं, जिनको हम आर्य सच्चे चनी भी बोलते हैं। सो पहला है ट्रूथ ऑफ सफरिंग, कि अगर आप संसार में हो, लाइफ में आए हो, तो सफरिंग तो होगी ही होगी, दुख होगा, मिजरी हमेशा रहने वाली है। ओके, ट्रूथ ऑफ कॉज ऑफ सफरिंग, उसका कारण रहेगा। ट्रूथ ऑफ सेसेशन, उस कारण का निरोध भी आपको मिल जाएगा। और ट्रूथ ऑफ पाथ यानी अष्टांगी का मार्ग, ये एक रास्ता है कि क्या करने का, सेसेशन तक पहुंचने का। ये है वो 8 फोल्ड पाथ। ठीक है, तो वही है, राइट फेथ या राइट व्यू होना चाहिए, राइट रिजोल्व और राइट एस्पिरेशंस होनी चाहिए, राइट स्पीच अच्छे से बोलना है आपने, कंडक्ट अच्छा होना चाहिए, लाइवलीहुड अच्छा होना चाहिए, एफर्ट, अवेयरनेस और कंसंट्रेशन। तो वही सामक्य, दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्म, अजीव, और आपका ये व्यायाम और स्मृति और समाधि। ठीक है, तो ये 8 के 8 आपको याद होने चाहिए, यही वैल्यू फॉर्मेशन में आते हैं। जो पहले दो हैं, राइट फेथ और राइट रिजोल्व, वो यूजुअली कॉन्शियसनेस और नॉलेज से रिलेटेड हैं, जिसको ओवरऑल दोनों को मिला के हम प्रजन्ना या प्रज्ञा स्कंद भी बोलते हैं। ओके, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ यानी राइट स्पीच, कंडक्ट और लाइवलीहुड को मिलाएंगे, सो करेक्ट और मोरल वे ऑफ लिविंग की हम बात कर रहे हैं, शील सकंद भी इसको बोलते हैं। 6, 7, 8 को मिलाएंगे यानी राइट एफर्ट, अवेयरनेस और कंसंट्रेशन यानी समाधि। सो ये रिलेटेड है मेडिटेशन और कंटेम्पलेशन से, इसको समाधि या समाधि सकंद भी बोलते हैं। ओके, देन ये कुछ एक डॉक्ट्राइन्स हैं जिनको फॉलो करते हैं, जहां से क्वेश्चन आता है। सो डॉक्ट्राइन ऑफ 12 चेन ऑफ डिपेंडेंट, इसकी बात करते हैं ये, और डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, जिसको हम प्रतीतया समुत्पदा भी बोल देते हैं, लॉ ऑफ 12 कॉजेज भी बोल देते हैं। सो वो यहाँ इससे रिलेटेड रहेगा। अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज की बात करते हैं, प्रतीतया समुत्पदा की बात करते हैं कि आप मिडिल पाथ पे चलेंगे। डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा की ये बात करते हैं कि जो भी हमारे साथ हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ आवर डीड्स एंड आवर कर्मास। डॉक्ट्राइन ऑफ मोमेंटेरीनेस, ये बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि बुद्धिज्म बोलता है कि क्षणिकवाद की थियरी में ये बिलीव करते हैं कि सब कुछ, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, हर एक चीज ट्रांजिशन पीरियड में है, चेंज होगी, टेम्पररी है, मोमेंटरी है, कुछ क्षण के लिए वो चीज होती है। जैसे आप किसी के लिए गिफ्ट लेके आओगे, तो वो इंसान उस टाइम बहुत हैप्पी हो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद भूल जाएगा, राइट। सो वो चीज है कि सारी चीजें टेम्पररी हैं, क्षणिकवाद की थियरी इसको हम बोलते हैं। थियरी ऑफ नॉन सोल में ये बिलीव करते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ अन्नता या आत्मन, तो ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि जो आइडिया है अनचेंजिंग सेल्फ का या सोल का, वो एग्जिस्ट नहीं करता है, बिकॉज सब चीजें टेम्परेरी हैं। ओके, देन है जी जैन फिलोसफी। जैन जैसे ये गौतम बुद्ध के नाम से जानी जाती है, आई थिंक मैंने नाम नहीं बताया था, बट आपको सबको पता ही है बुद्ध फिलोसफी है, तो गौतम बुद्ध के नाम से ये आपकी जैन फिलोसफी, जैनिज्म की जिसको हम बोलते हैं। तो ये 24 तीर्थंकर यहाँ रहे हैं, तो 24वें जो थे वर्धमान महावीर, उनके नाम से ज्यादा जानी जाती है, बिकॉज उन्होंने पॉपुलराइज किया है। फर्स्ट कौन थे, ऋषभ थे। ओके, अब तीर्थंकर का मतलब क्या है, तीर्थ अंकर यानी कि ब्रिज मेकर। तो जो आपका वो होता है ना कि बिल्कुल दुख भरी चीजें हैं, पूरा बर्थ से लेके मिजरी देन डेथ, ये जो पूरा का पूरा संसारिक जीवन है आपका, इस ओशन से, इस समुद्र से आपको पार लगाने के लिए कौन होते हैं, तीर्थंकर होते हैं। ठीक है, कि कब कैसे आपको क्या चीज करनी चाहिए, किस तरीके से आप इस रास्ते पे आगे बढ़ सकते हो एंड ऑल। ओके, तो जो जैन्स होते हैं वो 24 के 24 तीर्थंकरों के बारे में यूजुअली उनको पता होगा अच्छे से। ओके, ये कास्ट सिस्टम को कंडेम नहीं करते, बल्कि ये बोलते हैं कि जो आपने कर्म किए हैं ना पिछले जन्म में, उसकी वजह से आप आज किसी पर्टिकुलर कास्ट में जो है वो पैदा हुए हैं। ओके, गॉड की एग्जिस्टेंस को भी ये रिकॉग्नाइज करते हैं, बुद्धिज्म रिकॉग्नाइज नहीं करता है। ये रिकॉग्नाइज तो करते हैं गॉड को, लेकिन ये जो जिन्ना होते हैं ना, यानी जो जैनिज्म को मानते हैं, जैसे ये तीर्थंकर्स हैं, तो इनके नीचे ही होता है भगवान ना, सबसे ऊपर ये जिन्ना या तीर्थंकर्स को ही मानते हैं। ओके, इनका लिटरेचर को हम अगम बोलेंगे, जैसे हम बुद्धिस्ट लिटरेचर को अगुलतरा निकाया बोल रही हैं। ओके, अल्टीमेट गोल क्या है, कैरेक्टर डेवलपमेंट और फाइनली लिबरेशन अटेन करना, ये अल्टीमेट गोल है एजुकेशन का। जैनिज्म के अकॉर्डिंग पाथ ऑफ लिबरेशन पे जाने के लिए, यानी पाथ टू लिबरेशन पे जाने के लिए आपको 3 रत्न यानी ट्राई रत्न और ट्राई 3 ज्वेल्स भी बोलते हैं, और 5 महाव्रत, इनको फॉलो करना होगा। कौन कौन सी चीजें हैं, ये कोर प्रिंसिपल्स हैं बेसिकली इसके। देन कौन कौन सी चीजें हैं, 3 रत्न कौन से हैं, 3 रत्न, तो राइट परसेप्शन हो, राइट नॉलेज हो, और फिर आप राइट काम भी कर रहे हो, कंडक्ट भी आपका सही हो। ठीक है, तो सामक्य दर्शन, जनन और चरित्र, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है।
देन है जी पंच महाव्रत। तो ये पंच महाव्रत आपको जो हमने ऊपर यम में पढ़े थे वैसे से ही नजर आएंगे। नॉन वायलेंस, देन आपका सच बोलना है, चोरी नहीं करनी है, सेलिब्रेट रहना है और आपको वर्ल्डली अटैचमेंट से दूर रहना है, ठीक है, नॉन पोजेशन। देन इनकी जो डॉक्टराइन है उसमें ये आपका क्या है, सैयदवाद। मैं सैयदवाद बोलती हूँ ताकि, और कुछ प्रोनाउंसिएशन इसकी डेफिनेटली हो सकती है ताकि मुझे याद रहे अच्छे से, स्पेलिंग भी ध्यान रहे, उस वजह से मैं इसको सैयदवाद ही प्रोनाउंस करती हूँ। आप जो सही हो वो भी प्रोनाउंस कर सकते हो। तो जैन थियरी ऑफ जजमेंट भी इसको बोलते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ रिलेटिविटी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये बोलता है कि आप डेफिनेट नॉलेज नहीं अटेन कर सकते, बिकॉज ट्रूथ और नॉलेज जो है वो मल्टी फैसेटेड और रिलेटिव है। कोई चीज आपके लिए सही दूसरे के लिए गलत हो सकती है, तो अलग अलग नजरिया है उस चीज को देखने का, बहुत सारे चेहरे हो सकते हैं उस चीज के, मल्टी फैसेटेड और रिलेटिव ये आपको नजर आएगी। ओके, अनेकांतवाद की थियरी यानी प्लूरलिस्टिक फिलोसफी में ये बिलीव करते हैं कि कोई भी एक एब्सोल्यूट रियलिटी नहीं है, बहुत सारी रियलिटीज हैं। ओके जी। देन जैन फिलोसफी में यूजुअली हम जब नॉलेज की बात करते हैं तो एक मीडिएट नॉलेज होगी, एक इमीडिएट नॉलेज, मीडिएट नॉलेज परोक्ष यानी कि जो ये आपका इंटरवेंशन ऑफ सेंस ऑर्गन से आपने अटेन की है, सो मति और श्रुति। दूसरा है आपका कोई इंटरवेंशन नहीं है सेंस ऑर्गन का, तो अवधि, मनप्राय और कैवल्य। सो इसको कई बार मति जनन, श्रुति जनन, अवधि जनन, मनप्राय और कैवल्य जनन भी बोलते हैं। सो ये सीक्वेंस आपको याद होनी चाहिए कि इस सीक्वेंस में ये चीजें हैं, मीडिएट और इमीडिएट का भी आपको याद हो। देन अच्छे ये इटर्नल सब्सटेंसेस की ये बात करते हैं जी। ये सोल, नॉन सोल, नॉन सोल में फिर फर्दर है अक्ष, पुद्गाला। एक बार ये पूछा गया पुद्गाला किससे रिलेटेड है, तो पुद्गाला मैटर को बोलते हैं, वो जैनिज्म से रिलेटेड है। पुद्गाला धर्म, अधर्म और टाइम। सो ये जो है आपके क्या है, ये इटर्नल सब्सटेंस है, ये आपको ध्यान हो। जो मोंक और नन है वो तो पंच महाव्रत को फॉलो करेंगे ही, जो हमने पंच महाव्रत ऊपर पढ़े। लेकिन जो नॉर्मल, क्योंकि यूजुअली हम क्या देखते हैं, चार तरीके के लोग होते हैं। एक तो जो मोंक है, साधु हैं, ऑर्डर ऑफ साधु, एक है साध्वी, एक है श्रवक और एक है श्रविका। तो जो ऑर्डिनरी मैन और वुमेन है ये पंच महाव्रत को फॉलो नहीं कर पाते, तो इसलिए इनके लिए अलग से 12 वॉव्स दे रखे हैं, 12 वचन दे रखे हैं कि ये उनको फॉलो करेंगे। ओके, जब इसकी बात आती है जैनिज्म की, तो दिगंबराज और श्वेतांबराज भी आपको थोड़ा आइडिया हो है क्या। दिगंबराज स्काई क्लैड को बोलते हैं और ये व्हाइट क्लैड को। तो स्काई वाले में आप ये मान के चलो कि नेक्डनेस है, कि वो कपड़े नहीं पहनते हैं, तो मोंक ही जो है वो नेक्ड रह पाएगा, वुमेन नहीं रह पाएंगी। और अगर आप नेक्ड नहीं है तो आप जो है लिबरेशन अटेन नहीं कर सकते, एनलाइटनमेंट आपको नहीं मिलेगा। सो टेक्निकली वुमेन को एनलाइटनमेंट नहीं मिलेगा, ऐसा दिगंबरा फिलोसफी बोलती है। ठीक है, ये सदर्न इंडिया जो आपके लोकल किंग्स थे सेंट्रल इंडिया में, वो ज्यादा इस तरीके की चीजों को मान रहे थे। 7 तत्वाज हैं दिगंबर जैन फिलोसफी में। श्वेतांबराज में 9 मिलेंगे। श्वेतांबराज व्हाइट कपड़े पहनने को प्रमोट करते हैं, वो बोलते हैं कि आपको एनलाइटनमेंट हासिल करने के लिए नेक्ड रहने की जरूरत नहीं है। सो ऑब्वियस सी बात है, व्हाइट कपड़े तो मैन और वुमेन दोनों पहन सकते हैं, तो वो दोनों ही एनलाइटनमेंट गेन कर सकते हैं। ओके, सो ये यूजुअली नदर्न और वेस्टर्न इंडिया में जो है वो ज्यादा पॉपुलर रही है। 9 तत्वाज आपको दिखेंगे, बाकी 7 तो सेम है दोनों में। यहाँ पे पाप और पुण्य जो है वो 2 और ऐड हो गए हैं श्वेतांबरा में। ओके, चरक फिलोसफी से ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है आज तक, तो क्योंकि सिलेबस में एक्सप्लिसिटली भी मेंशन नहीं है। और चरक फिलोसफी में एक ही क्वेश्चन आता है कि कौन से जो है उसको ये मानते हैं वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, तो ये परसेप्शन को मानते हैं जी, सेंसरी बेस्ड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो चरक को लोकायाता भी बोलते हैं, तो वो ध्यान रख सकते हो। सो पॉइंट सिर्फ इतना है, ये सेंसरी बेस्ड अंडरस्टैंडिंग को ही सब कुछ मानते हैं। तो इकलौता एकमात्र वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है, परसेप्शन है। तो सेंसेस के थ्रू प्रत्यक्ष जो आप चीजें देख रहे हो, सुन रहे हो, कर रहे हो, वही सारी चीजें आपको जो है नॉलेज गेन करवाएंगी। ओके, बाकी किसी चीज में ये बिलीव नहीं करते, ना ये आफ्टर लाइफ में, ना कर्मों में, ना लिबरेशन में, उन चीजों में ये बिलीव नहीं करते हैं। ठीक है जी। देन आती है इस्लामिक फिलोसफी। सो पेडिगन, ये आपका पेंडिडिकन इस्लाम, ये इस्लामिक एजुकेशन को बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो माफ कीजिएगा। सो ये किस चीज के प्राइमरी सोर्स क्या है यहाँ नॉलेज के, कुरान शरीफ है, सुन्ना है और आपका इज्मा, जिस कंसेंसस और कयास यानी एनालॉजी जो आप लगाते हैं। जैसे हमने पबजा पढ़ा था और मैंने आपको कहा था कि वैदिक फिलोसफी या वैदिक स्कूल्स में उपनयन सेरेमनी होती है, वैसे ही यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा एजुकेशन में, बिस्मिल्लाह देखने को मिलेगा। जो 4 साल 4 महीने 4 दिन का जब बच्चा हो जाता है तो मुस्लिम एजुकेशन में
बिस्मिल्लाह उसका रिचुअल किया जाता है, सेरेमनी होती है। ओके, इट इज रिलेटेड टू इनिशिएशन ऑफ एजुकेशन इन इस्लाम। मकतबाज और मदरसाज दो होते हैं जो नॉलेज के सेंटर हैं। मकतबाज जो है वो एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए और मदरसाज जो है वो हायर और सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। ओके, देन है ये आपका खालिफतुल्लाह अलर्द। देखो अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो मुझे माफ कर देना। ओके, इट रिप्रेजेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ बिकमिंग अल्लाहज रिप्रेजेंटेटिव। सो सिर्फ ये इतना बोलते हैं कि आप सिर्फ अल्लाह के बंदे बन के यहाँ पे आए हो। ओके, कुरान क्या बोलती है कि देयर इज नो गॉड बट गॉड, या जो आपका मोहम्मद है वो मैसेंजर ऑफ गॉड है। ओके, देन है आपका कुरान टीचेस क्या सिखाती है आपको, वननेस सिखाती है कि एक ही भगवान है, अल्लाह एक ही है अल्टीमेटली। ओके, इस्लामिक एजुकेशन जो है वो कंबाइन करती है नॉलेज ऑफ स्किल्स अलोंग विद द नॉलेज ऑफ वन गॉड। तो वो रिलीजियस नॉलेज के साथ साथ वोकेशनल स्किल्स, वोकेशनल एजुकेशन या स्किल्स की नॉलेज भी प्रोवाइड करती है। ओके, इस्लामिक जो ट्रेडिशन है एजुकेशन में वो स्ट्रेस देते हैं इनकलकेशन ऑफ ह्यूमिलिटी, देन आपका नोबेलिटी और मोरल वैल्यूज, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, ट्रूथफुलनेस। तो इन सारी चीजों में ये बिलीव करते हैं और एजुकेशन में यही पढ़ाते हैं। तालीम, तरबियत, तरबिया, तादीब, इनका मतलब एजुकेशन से रिलेटेड है। ये आपका तिजरत का मतलब है जो कॉमर्स या ट्रेड से रिलेटेड है। ओके, तो ये रिलेटेड मतलब आपको पता हो, एक बार आया हुआ है क्वेश्चन। बिलीफ इन द डे ऑफ जजमेंट एंड गुड डीड्स, तो अच्छे कर्मों में विश्वास करना। इस्लामिक फिलोसोफर्स जो है वो यूनिवर्सल एक्सप्रेशंस को यूजुअली 5 टाइप्स में या 5 प्रेडिकेबल्स में डिवाइड करते हैं, जीनस, स्पीशीज, डिफरेंस, प्रॉपर्टी और कॉमन एक्सीडेंट। मकतबाज मदरसाज मैंने बता दिया है। अब ऑब्वियस सी बात है, मकतबाज अगर छोटी उम्र में या एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करने को बोल रहे हैं हम, तो वहां पे आपको रीडिंग राइटिंग जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगी। मदरसाज में आपको सेल्फ स्टडी भी देखने को मिलेगी। ओके, कुरान शरीफ जो है वो 3 मेथड्स टू अटेन नॉलेज मेंशन करते हैं। एक है आपका इल्मुल याकीन यानी सिमिलर टू कियास, या जो आपका कियास लगाते हो आप, एनालॉजी या गेस करते हो। देन अनुल याकीन यानी विजुअल परसेप्शन, और हाकुल याकीन यानी कि टेक्टाइल परसेप्शन। तो इन 3 चीजों को ये मेजरली नॉलेज अटेन करने के लिए मेथड्स मानते हैं। सो इन शॉर्ट में हम बोल सकते हैं रिसाइटेशन, कलेक्टिव रिपीटेशन, ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको कहाँ नजर आएंगे, ये मेथड्स नजर आएंगे इस्लामिक एजुकेशन में यूज होते हुए। और इस्लामिक एजुकेशन जो है वो वन गॉड की बात करती है। ये एक तरीके से ये क्वेश्चन बहुत पुराना है, आया हुआ है। इस्लामिक एजुकेशनल प्रैक्टिस ऑफ कंबाइनिंग नॉलेज ऑफ स्किल्स अलोंग विद नॉलेज ऑफ वन गॉड, ऐसी सी ही चीज हमें भेद अभेद वेदांत फिलोसफी में भी देखने को मिलती है। ओके, देन अगर भगवत गीता से रिलेट करेंगे तो ये तो आजकल आप हर जगह ही सुन रहे होगे, सारी अच्छी चीजें ही आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। तो ज्वेल ऑफ इंडिया स्पिरिचुअल विजडम भी इसको बोला जाता है। ये जो पोर्शन है भगवत गीता वाला पोर्शन, ये मैंने एक रिसर्च पेपर से एज इट इज उठाया है, मुझे सही लगा कि बहुत सही है, इतनी नॉलेज आपके लिए मोर देन इनफ है इससे रिलेटेड, क्योंकि वैल्यू फॉर्मेशन में बात हो रही है। सो वैल्यूज बेसिकली क्या है, मोरल प्रिंसिपल्स या बिलीव्स हैं किसी भी सोशल ग्रुप के। भगवत गीता जो है उसको सभी वेदास का एसेंस भी बोला जाता है, कई बार 5th वेदा भी बोल दिया जाता है। ठीक है, सो ओवरऑल सारी की सारी अच्छी चीजें जो है वो आपको यहाँ नजर आएंगी। ये फिजिकल वैल्यू, मेंटल वैल्यू, सोशल वैल्यू, इमोशनल वैल्यू, तो वो सारी की सारी वैल्यूज आपको भगवत गीता से मिलती हैं। ये आप एक रीडिंग ले सकते हो। कल्चरल वैल्यू, रिलीजियस वैल्यू, मोरल वैल्यू, स्पिरिचुअल वैल्यू, एजुकेशनल वैल्यू, अगेन फर्दर वोकेशनल, इंडिविजुअल, एस्थेटिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ये वैल्यूज हैं फर्दर। देन आपका एनवायरमेंटल और प्रैक्टिकल। तो जितनी वैल्यूज आप सोच सकते हो, आपको वो बोलते हैं ना भगवत गीता तो सब चीजों का सार है, आपको उसके अंदर हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। सो दैट इज भगवत गीता। ओके, सो सारी वैल्यूज आपको वहां से मिल सकती हैं। सो आप ये रीडिंग ले सकते हो, चूंकि मैंने एज इट इज उठाया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल इजी आपको लैंग्वेज में मिल जाएगा। ओके, सो ओवरऑल अगर हम समराइज करें तो ये इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी हैं, ये उनके फाउंडर्स हैं, याद रखिएगा। देन ये वो प्रमाणाज हैं, किसको वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज मानते हैं। जैसे चरक फिलोसफी सिर्फ परसेप्शन, सेंसरी बेस्ड नॉलेज को ही क्या मानती है, वैलिड नॉलेज का सोर्स। वैशिष्ट और बुद्धिज्म जो है वो दो वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज को मानते हैं, परसेप्शन और इन्फरेंस। योग, सांख्य और जैनिज्म 3 को मानते हैं, परसेप्शन, इन्फरेंस और वर्बल टेस्टिमनी। न्याय जो है वो 4 को मानता है, परसेप्शन, इन्फरेंस, वर्बल टेस्टिमनी और ये कंपैरिजन। अद्वैत वेदांता और एक प्रभाकर फिलोसफी भी बोलते हैं, वो 6 के 6 नॉलेज के सोर्सेज को सही मानते हैं, वैलिड मानते हैं।
ठीक है जी। सो ये आपका ओवरऑल जो है फिलोसफी वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। अभी आपका तीन क्लास और होंगे और आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। उन 3 क्लासेस में एक क्लास में हम वैदिक स्कूल्स, बुद्धिस्ट स्कूल्स और मिडिवल पीरियड की बात करेंगे, और एक में फिर हम स्वामी विवेकानंद एंड देन डॉक्टर राधा कृष्णन की बात करेंगे। ओके, सो ये अपनी 3 क्लासेस बचती हैं, आपकी फर्स्ट यूनिट अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपने अब तक नोट्स नहीं बनाए हैं सो मेक श्योर आप नोट्स बना लें। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free. Be consistent in your efforts. Take care. See you in next class.